नमस्कार भी सभी लोगों को। एक बार जल्दी से कमेंट में आ जाओ और बताओ लास्ट टॉपिक क्या कराया था, वहीं से कंटिन्यू करते हैं। ओके, एक बार स्क्रीन पे लगा देना पीछे। हाँ जी, सन के बारे में मैंने पढ़ाया था। ठीक है, पार्ट ऑफ सन पढ़वाया था। पार्ट ऑफ सन तो कंप्लीट हो गया। सोलर फ्लेयर बताना है। सोलर फ्लेम नहीं होता, फ्लेयर है वो। चलो समझो इसी को। इसको कहा जाता है सौर ज्वाला। सोलर फ्लेयर या सोलर फ्लेयर या सौर ज्वाला। सोलर फ्लेयर की अगर हम बात करेंगे तो होता क्या है, तो आपका आंसर होगा इट इज अ हॉट स्टोव। इट इज अ हॉट स्टॉर्म ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये इलेक्ट्रॉन का एक गर्म तूफान है। ये क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का एक गर्म तूफान है। ठीक है ना, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का एक गर्म तूफान है। ठीक है, अगला पॉइंट होगा इसका जो ओरिजिन पॉइंट होता है, इसका जहां से उद्गम होता है, इस उद्गम को क्या कहा जाता है, जहां से उद्गम होता है इसके उद्गम को क्या कहा जाता है, तो आपका आंसर होगा इसके उद्गम को सन स्पॉट कहा जाता है। यानी कि इसके उद्गम को सौर कलंक कहा जाता है। ठीक है ना, इसके उद्गम को क्या कहा जाता है, सन स्पॉट या सौर कलंक कहा जाता है। अब जिस पॉइंट से ये ओरिजिनेट होता है वो सन स्पॉट हो गया। यहाँ का टेम्परेचर जो है वो हो जाता है लगभग 1500 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसी वजह से इसी वाले पार्ट को कहा जाता है क्या, इस वाले पार्ट को कहा जाता है क्या, तो आपका आंसर होगा इसे कहा जाता है कोल्ड पोल ऑफ सन। इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है कोल्ड पोल। कोल्ड पोल ऑफ सन कहा जाता है, यानी कि इसको कहा जाता है सूर्य का शीत ध्रुव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, सूर्य का शीत ध्रुव कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है, कोल्ड पोल ऑफ सन, यानी सूर्य का शीत ध्रुव कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, जब ये सोलर फ्लेयर्स जो है सन स्पॉट जैसे आज बन गया, तो ये कितने टाइम तक बना रहेगा, 14 साइकिल तक, सॉरी 14 वर्ष तक। तो इसी को क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है सन स्पॉट साइकिल। इसी को कहा जाता है सन स्पॉट साइकिल, यानी कि इसे कहा जाता है सौर कलंक चक्र। इसको क्या कहा जाता है, सौर कलंक चक्र कहा जाता है। और ये कितने टाइम तक रहता है, ये रहता है 14 वर्ष तक। ये कितने टाइम तक रहता है, ये 14 वर्ष तक रहता है। आगे बात समझ में। और बिल्कुल आप ऐसे समझ लो कि ये सन है, तो यहां से ऐसे एक तूफान सा उठ रहा है, और ये हमारी अर्थ है। ये अर्थ का नॉर्थ पॉइंट और ये है हमारी अर्थ का साउथ पॉइंट। ठीक है ना, ये नॉर्थ पॉइंट और साउथ पॉइंट हो गए वाले। तो यहाँ पे ये क्या करता है, जब ये प्रकाश जाकर पड़ता है तो यहाँ पे रंगीन प्रकाश उत्पन्न करती है सौर ज्वाला जो है। ठीक है ना, तो इसको नॉर्थ वाले पॉइंट पर क्या कहा जाता है, तो इसको नॉर्थ में कहा जाता है अरोरा बोरियलिस। इसको क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है अरोरा बोरियलिस। और साउथ वाले पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे क्या कहा जाता है इसको, तो आपका आंसर होगा इसे कहा जाता है अरोरा, इसको कहा जाता है अरोरा ऑस्ट्रेलिस। ये रंगीन प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, यही था सोलर फ्लेयर और सन स्पॉट। नोट कर दो इसको जल्दी से, फिर आगे बढ़ते हैं। नोट करो जल्दी से इसको।
हाँ जी। वो पूछ रहा क्या ये हार्मफुल नहीं है? बिल्कुल हार्मफुल है। हमारा जो रेडियो सिस्टम होता है या रेडियो वेव जो होती है इनको इफेक्ट करती है। रेडियो तरंगों को क्या करती है? इफेक्ट करती है। ठीक है, चलो अब आप जल्दी से हेडिंग डालो प्लेनेट। प्लेनेट यानी कि ग्रह। प्लेनेट की अगर हम बात करेंगे तो प्लेनेट है क्या? तो आपका आंसर होगा ये भी सेलेस्टियल बॉडीज है। ये क्या है? तो आपका आंसर होगा दीज आर सेलेस्टियल बॉडीज। ये क्या होते हैं? तो ये भी आकाशीय पिंड होते हैं। ये भी क्या होते हैं? आकाशीय पिंड होते हैं। ये भी आकाशीय पिंड होते हैं, बट इनकी क्वालिटी क्या होती है? इनके अंदर क्या सनलाइट होती, सॉरी इनके अंदर लाइट होती है। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डोंट हैव ओन इट्स ओन एनर्जी, इट्स ऑन एनर्जी लाइट टेम्परेचर। ठीक है ना? क्या क्वालिटी होगी इसमें? तो आपका आंसर क्या होगा? इसकी अगर हम बात करेंगे तो इसमें रेडिएशन के बारे में ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं मैं। टेरेस्ट्रियल रेडिएशन और सोलर रेडिएशन के बारे में ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूं। डोंट हैव इट्स ऑन एनर्जी लाइट टेम्परेचर, इनके पास क्या नहीं होता? तो आपका आंसर होगा इनके पास स्वयं की ऊर्जा, ताप चमक नहीं होती है। ऊर्जा ताप चमक नहीं होती है। ठीक है ना? इनके पास स्वयं की ऊर्जा ताप और चमक नहीं होती है। ओके, तो फिर ये किससे प्राप्त करते हैं? तो आपका आंसर होगा ये सूर्य से प्राप्त करते हैं। सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है ना? ये किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। बात क्लियर है? चलो, ये किससे प्राप्त करते हैं? सूर्य से प्राप्त करते हैं। ठीक है, चलो नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे इसी में, तो शुरुआत में ग्रहों के लिए क्या किया गया था भाई? किसके कहने पर ग्रह बनाया जाए, किसके कहने पर ग्रहों की श्रेणी से किसी ग्रह को खत्म किया जाए, ये सब निर्णय कौन लेगा? तो इसके लिए क्या किया गया था? इसके लिए 1919 में एक कमीशन बना दिया गया या एक आयोग बना दिया गया। ध्यान से समझना, इसको कहा जाता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन। इसको कहा जाता है अंतरराष्ट्रीय, इसको क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय इसको अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ कहा जाता है। ठीक है, चलो इसको अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ कहा जाता है। आगे बात समझ में? तो इसके पास क्या है? इसको काम क्या दिया गया है कि ये 5 वर्ष में एक बार, ठीक है ना, 5 वर्ष में कितनी बार? 5 वर्ष में ये एक बार बैठक का आयोजन होगा। इसकी 5 वर्ष में एक बार बैठक का आयोजन होगा। पांच वर्ष में बैठक का आयोजन होगा। 5 साल में एक बार बैठक का आयोजन होगा। आगे बात समझ में? और जब 5 वर्ष में एक बार बैठक का आयोजन होगा तो सभी के सभी वैज्ञानिकों को इसमें भाग लेने के लिए कहा जाएगा और ये कहा जाएगा कि आप भाग लो इसमें और बताओ अपने क्या क्या विचार है। और जो सहमति हो जाएगी जिस पॉइंट पर, ठीक है ना, सहमति हो जाएगी जिस पॉइंट पर, उसको अप्लाई कर दिया जाएगा। बात क्लियर है? अब इसका हेड ऑफिस कहां बनाया गया है? तो आपका आंसर होगा पेरिस। पेरिस में इसका हेड ऑफिस बनाया गया है। इसका मुख्यालय कहां पर है? पेरिस में है। ओके, चलो अब हुआ क्या था? शुरुआत में ग्रहों के लिए क्या कहा जाता था? ग्रहों की डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो प्लेनेट की डेफिनेशन क्या दी जाती थी? शुरू में डेफिनेशन में रखा जाता था कि भाई प्लेनेट उसे कहा जाएगा जो रिवॉल्व अराउंड सन,
रिवॉल्व अराउंड सन, जो क्या करता हो, रिवॉल्व अराउंड सन, यानी कि सूर्य की परिक्रमा करता हो। क्या करता हो, सूर्य की परिक्रमा करता हो, पहली कंडीशन। एक तो सूर्य की परिक्रमा करता हो, ठीक है ना, और दूसरी कंडीशन थी जिसके पास स्वयं की ऊर्जा और स्वयं की, जिसके पास स्वयं का ताप नहीं है, वही प्लेनेट है। लेकिन हुआ क्या, 2006 में एक जो ये IAU है, इसकी एक समिट हुई और इसको कहा गया प्राग सम्मेलन। इसको क्या कहा गया, प्राग सम्मेलन कहा गया 2006 में। तो प्राग सम्मेलन का आयोजन किया गया 2006 में, और ये प्राग सम्मेलन का आयोजन जो हुआ था, यहां पे जो ये प्राग शब्द है, इसका मतलब क्या है, ये राजधानी है। राजधानी किस चीज की है, तो आपका आंसर होगा ये है राजधानी चेकगढ़ राज्य की। ये किसकी राजधानी है, चेकगढ़ राज्य की राजधानी है, ठीक है ना। ये राजधानी किसकी है, चेकगढ़ राज्य की राजधानी है। आगे बात समझ में, ये राजधानी किसकी है, चेकगढ़ राज्य की राजधानी है। बात क्लियर है यहां तक। तो प्राग सम्मेलन का जब आयोजन हुआ, प्राग सम्मेलन का जब आयोजन हुआ तो इस सम्मेलन में क्या किया गया, इस सम्मेलन में ग्रहों की डेफिनेशन को रिपीट किया गया। तो न्यू डेफिनेशन में कुछ पॉइंट और ऐड किए गए, और इसमें पहला पॉइंट ये था कि जो भी प्लेनेट है, आगे बात समझ में, जो भी प्लेनेट है उसका ग्रेविटेशन होना चाहिए ज्यादा। ग्रेविटेशन कैसा होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और ग्रेविटेशन अगर हाई होगा तो इससे फायदा क्या होगा कि उसकी शेप जो होगी ना, वो लगभग स्पेरिकल हो जाएगी। शेप कैसी हो जाएगी, स्पेरिकल हो जाएगी। गुरुत्वाकर्षण ज्यादा, आकृति कैसी हो जाएगी, गोलाकार। मैं लिख देता हूं, उसका गुरुत्वाकर्षण कैसा होना चाहिए, तो आपका आंसर क्या होगा, उसका गुरुत्वाकर्षण ज्यादा होना चाहिए, जिससे कि उसकी आकृति कैसी हो जाए, जिससे कि उसकी आकृति जो है वो कैसी हो जाए, जिससे उसकी आकृति गोलाकार हो जाए। और कहा गया कि उसका साइज चंद्रमा से कैसा होना चाहिए। प्लेनेट का साइज की अगर हम बात करेंगे तो प्लेनेट का साइज जो होगा, प्लेनेट का साइज होना चाहिए, आप ऐसे समझ लो, प्लेनेट और मून। आकार की अगर हम बात करेंगे तो आकार कैसा होना चाहिए उसका, चंद्रमा से बड़ा होना चाहिए। आगे बात समझ में, आकार चंद्रमा से उसका बड़ा होना चाहिए। चलो सब, तो जब इस डेफिनेशन को रखा गया, और इसमें एक पॉइंट और आप ऐड कर सकते हो कि वो अपने नेबरर प्लेनेट की ऑर्बिट को काटता ना हो, यानी कि नजदीकी ग्रह की ऑर्बिट को, नजदीकी ग्रह की ऑर्बिट को काटता न हो। नजदीकी ग्रह की ऑर्बिट को काटता न हो। बात क्लियर है। चलो, तो ऐसी सिचुएशन में क्या होगा, शुरुआत में पहले प्लेनेट कितने होते थे, तो आपका आंसर होगा पहले प्लेनेट की संख्या कितनी थी, 9। पहले शुरू में 9 प्लेनेट हुआ करते थे। बात क्लियर है। शुरुआत में क्या, कितने प्लेनेट होते थे, 9। इस डेफिनेशन के अकॉर्डिंग एक प्लेनेट कम कर दिया, प्लेनेट कितने बचे, 8 प्लेनेट बचे, ठीक है ना। ग्रहों की संख्या कितनी रह गई, 8। किस ग्रह को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया, तो आपका आंसर होगा प्लूटो को। आप लिख सकते हो प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। प्लूटो को ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। जो प्लूटो है ना, प्लूटो को क्या कर दिया गया, ग्रहों की श्रेणी से हटा दिया गया। ओके, चलो, इसके पीछे कारण क्या था, इसके पीछे कारण ये था ग्रेविटेशन हाई न होना। ये सबसे बड़ा कारण था इसके पीछे। यहां तक समझ आया नहीं है, एक बार कमेंट करके बताओ मुझे, फिर आगे बढ़ते। मेरा खैर
2006 में प्लूटो को हटा दिया था ग्रहों की श्रेणी से, ठीक है, 2006 में। आगे बढ़े, चलो अब देखो, जैसे ये है सन, सन के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो पहला प्लेनेट कौन सा हो गया, ये मरकरी, यानी कि ये हो गया बुध ग्रह। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो कौन सा आएगा मरकरी के बाद में, वीनस, यानी कि शुक्र ग्रह। इसके बाद फिर कौन सा आएगा, अर्थ, यानी कि पृथ्वी। फिर आएगा कौन सा, मार्स, यानी मंगल। इसके बाद फिर आगे अगर हम बात करेंगे तो फिर कौन सा आएगा, जुपिटर। जुपिटर के बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे बृहस्पति। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो सैटर्न, यानी कि शनि। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यूरेनस, यानी कि अरुण। फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो यूरेनस के बाद में फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगला पॉइंट कौन सा होगा, नेपच्यून। यानी कि वरुण। अब ध्यान से समझना, यहां अगर हम बात करेंगे तो इस वाली बेल्ट को क्या कहा जाता है, तो इसको कहा जाता है एस्टेरॉइड बेल्ट। इसको कहा जाता है क्षुद्र ग्रह पेटी। एस्टेरॉइड बेल्ट और क्षुद्र ग्रह पेटी कहा जाता है इसको। इसके अंदर वाले जितने प्लेनेट होते हैं इनको क्या कहा जाता है, इनर प्लेनेट कहा जाता है। इसको कहा जाता है इनर प्लेनेट या आंतरिक ग्रह। बाहर वालों को क्या कहा जाता है, इसको कहा जाता है आउटर प्लेनेट। इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। आउटर प्लेनेट और बाह्य ग्रह कहा जाता है। एक होता है आंतरिक ग्रह और एक होता है कौन सा, बाह्य ग्रह। ठीक है, आंतरिक ग्रह और बाह्य ग्रह इन। अब आंतरिक ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो आंतरिक ग्रह में क्या होता है, तो आपका आंसर होगा ये किससे बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं सॉलिड मटेरियल से। ये किससे बने हुए होते हैं, तो आपका आंसर होगा ये बने हुए होते हैं ठोस पदार्थ से। ये किससे बने हुए होते हैं, ठोस पदार्थ से। और आउटर वाले किससे बने हुए होते हैं, ये बने हुए होते हैं गैसियस मैटर से। ये गैसीय पदार्थ से बने होते हैं। ये गैसीय पदार्थ से बने होते हैं। जितने आंतरिक ग्रह होंगे इनका रोटेशन टाइम कैसा होगा, इनका रोटेशन टाइम कैसा होगा, कम होगा। और जो आउटर वाले होंगे इनका रोटेशन टाइम कैसा होगा, तो इनका रोटेशन टाइम जो होगा वो कैसा होगा, ज्यादा होगा। क्यों, क्योंकि दूर है और इनकी ऑर्बिट कैसी है, बड़ी है। ठीक है ना, ये दूर भी है और इनकी ऑर्बिट कैसी है, बड़ी ऑर्बिट है। अब यहीं अगर हम बात करेंगे आपसे कि जो प्लेनेट है उनका ये सीक्वेंस आपने देखा है किसके अकॉर्डिंग, ये है डिस्टेंस के अकॉर्डिंग। अगर आपसे पूछा जाता है साइज के अकॉर्डिंग सीक्वेंस क्या होगा, तो साइज के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन सा है, जुपिटर, दूसरे नंबर पे सैटर्न, तीसरे पे यूरेनस, नेपच्यून, पांचवा बड़ा ग्रह है पृथ्वी, पृथ्वी के बाद मंगल, नहीं,
पृथ्वी, पृथ्वी के बाद फिर आता है शुक्र, उसके बाद फिर आता है मंगल, और फिर लास्ट में कौन सा आता है? बुध। तो अब अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जा रहा है कि सबसे बड़ा प्लेनेट कौन सा है, तो आप बड़े आसानी से आंसर कर सकते हो, जुपिटर इज द लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ अवर सोलर सिस्टम एंड मरकरी इज स्मॉलेस्ट। मरकरी सबसे छोटा है और जुपिटर जो है वो सबसे बड़ा है। ओके, चलो अब इन्हीं प्लेनेट को एक एक करके हमें समझना है। सबसे पहले हम बात करते हैं किसके बारे में? मरकरी के बारे में। मरकरी या बुध ग्रह के बारे में सबसे पहले बात करते हैं। मरकरी की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट होगा कि जो मरकरी है इसमें क्या खास है सर? ये पहली बात तो स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। ये क्या है? ये है स्मॉलेस्ट प्लेनेट, यानी कि सबसे छोटा ग्रह है। मरकरी क्या है? तो आपका आंसर क्या होगा? ये सबसे छोटा ग्रह है। चलो, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे, मरकरी क्या है? सबसे छोटा ग्रह है, यानी स्मॉलेस्ट प्लेनेट है। इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मरकरी के बारे में, तो ये मरकरी जो है इसका अपना खुद का क्या क्या नहीं है। आ, आप ऐसे लिखोगे इसमें, डोंट हैव इट्स ओन एटमॉस्फेयर, एंड मैग्नेटिक फील्ड। एटमॉस्फेयर एंड मैग्नेटिक फील्ड, इसमें स्वयं का क्या नहीं है? तो लिख सकते हैं इसमें स्वयं का अपना क्या नहीं है? इसमें स्वयं का अपना वायुमंडल, स्वयं का अपना वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र, स्वयं का अपना वायुमंडल और चुंबकीय क्षेत्र नहीं है। क्लियर है? इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे मरकरी में और क्या खास है। मरकरी प्लेनेट की अगर हम बात करेंगे तो यहां पे ध्यान से समझना, इसका रोटेशन टाइम कितना है। रोटेशन टाइम का मतलब क्या होता है? तो रोटेशन टाइम का मतलब होता है, इसको हिंदी में कहा जाता है घूर्णन समय। इसको क्या कहा जाता है? घूर्णन समय, रोटेशन टाइम। रोटेशन टाइम की अगर हम बात करेंगे तो रोटेशन टाइम में क्या होता है? रोटेशन टाइम का मतलब होता है अपनी एक्सिस पे क्या करना? मूव करना, ऐसे अपनी एक्सिस पे मूव करना। ठीक, तो रोटेशन टाइम इसका कितना है? तो आपका आंसर होगा ये है 58 डेज। जबकि अगर हम बात करेंगे रेवोल्यूशन टाइम, यानी कि परिक्रमण समय कितना होता है इसका? तो परिक्रमण समय की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है 88 डेज। ये होता है कितना? 88 दिन। मतलब जो काम पृथ्वी 24 घंटे में करती है उस काम को ये कर पाता है कितनी देर में? 58 दिन में। और जो काम पृथ्वी 365 दिन में करती है ये कितने दिन में करता है? तो आपका आंसर क्या होगा? 88 दिन में। अब मैंने कहा इसका अपना टेम्परेचर नहीं है, तो वही कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस गैस में जो आपको समझाया था, यहाँ पे सोलर रेडिएशन दिन में बहुत ज्यादा होगा और जब रात होगी तो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन काफी ज्यादा होगा। इसका मतलब क्या निकला? इसका मतलब ये निकला कि यहाँ पे टेम्परेचर डिफरेंस कैसा होगा? काफी ज्यादा होगा। तो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे, यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस कैसा होता है? यहाँ टेम्परेचर डिफरेंस होता है वेरी हाई। टेम्परेचर डिफरेंस क्या होता है? यहाँ पे वेरी हाई होता है, यानी कि यहाँ पे तापांतर की अगर हम बात करेंगे तो तापांतर उच्च होता है। तापांतर कैसा होता है? उच्च होता है, यानी कि 573 डिग्री सेंटीग्रेड तक होता है। आगे बात समझ में? आगे अगर हम बात करेंगे मरकरी की, तो क्या मरकरी का अपना कोई सैटेलाइट है? तो आपका आंसर क्या होगा? नो सैटेलाइट। इसका कोई अपना सैटेलाइट है, मतलब कि क्या इसका कोई अपना उपग्रह है? तो आपका आंसर क्या होगा? इसका अपना कोई भी उपग्रह नहीं है। आगे बात समझ में? फिर इसका कोई आर्टिफिशियल सैटेलाइट? तो आपका आंसर होगा हाँ, आर्टिफिशियल तो है। मैरिनर 10, मैरिनर 10 नाम से ही इसका आर्टिफिशियल सैटेलाइट है। ये क्या है? ये है कृत्रिम उपग्रह। मैरिनर 10 नाम से क्या है? मैरिनर 10 नाम से कृत्रिम उपग्रह है। ओके, चलो
नोट करो इसको जल्दी से, मरकरी को। हो गया? ये रोटेशन होता है, ये रोटेशन है, ओके, और ये रेवोल्यूशन है। नेक्स्ट हेडिंग डालो चलो इसी के बाद, वीनस। शुक्र, वीनस या शुक्र। वीनस की अगर हम बात करेंगे तो सबसे पहला पॉइंट होगा इसमें कि ये जो प्लेनेट है ये है वीनस की अगर हम बात करेंगे तो वीनस जो है इसको कहा जाता है ब्राइटेस्ट प्लेनेट, ब्राइटेस्ट प्लस हॉटेस्ट। इसको क्या कहा जाता है? ब्राइटेस्ट और हॉटेस्ट प्लेनेट कहा जाता है इसको, यानी इसी कहा जाता है सबसे चमकीला। इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सबसे चमकीला, सबसे चमकीला और गर्म ग्रह कहा जाता है। सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है। इसके पीछे कारण क्या है ध्यान से समझना। यहां पे अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करेंगे कि क्या इसका अपना एटमॉस्फेयर है, तो आपका आंसर क्या होगा? एटमॉस्फेयर फाउंड, हेयर एटमॉस्फेयर फाउंड। यहां पे क्या होता है? तो आपका आंसर होगा यहां वायुमंडल पाया जाता है। और जो इसका वायुमंडल पाया जाता है ना, इसमें वायुमंडल मुख्य रूप से किसका होता है? तो यहाँ वायुमंडल जो है वो है 85% यहाँ पे वायुमंडल पाया जाता है किसका? CO2 का, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का। तो इससे क्या होता है? यहाँ पे ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट ज्यादा होता है। यहां पर ग्लोबल वार्मिंग इफेक्ट कैसा होता है? या फिर आप सीधा सीधा यूं कह लो कि यहाँ पे रेडिएशन को ये क्या करता है? ट्रैप करता है CO2 जो है। तो इस वजह से यहां पर टेम्परेचर कैसा रहता है? हाई रहता है। इसका टेम्परेचर कैसा रहता है? टेम्परेचर हाई रहता है। बाकी अगर हम बात करेंगे इसके बारे में, तो जितने भी प्लेनेट हैं वो हमेशा ईस्ट टू वेस्ट टू ईस्ट जाते हैं। अदर प्लेनेट की अगर हम बात करेंगे तो ये पश्चिम से पूर्व की तरफ जाते हैं। लेकिन पूर्व से पश्चिम की तरफ यानी कि उल्टे घूमने वाले जो प्लेनेट हैं वो कौन कौन से हैं? तो एक प्लेनेट तो है वीनस, और दूसरा प्लेनेट जो है वो कौन सा है? यूरेनस। ठीक है ना? वीनस मतलब शुक्र और यूरेनस मतलब अरुण। ये शुक्र और अरुण जो है ये तो घूमते हैं किधर? ये चलना मतलब ये ईस्ट टू वेस्ट ऐसे घूमते हैं यूं। जबकि इसकी अगर हम बात करेंगे अदर प्लेनेट जो है वो ऐसे जाते हैं, मतलब अपोजिट रोटेशन करता है, अपोजिट मूवमेंट होता है इसमें। ओके चलो आगे अगर हम बात करेंगे तो ये साइज में अर्थ के समान है, सिमिलर इन साइज, सिमिलर इन साइज ऑफ अर्थ।
हिंदी में क्या बोलोगे इसमें? आप हिंदी में बोलोगे इसे आकार में, ये आकार में पृथ्वी के समान है। ये क्या है? आकार में पृथ्वी के समान है। और जब ये आकार में पृथ्वी के समान है तो इसी वजह से इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ। इसको कहा जाता है सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ, यानी हिंदी में बोलोगे आप इसको कहा जाता है पृथ्वी की बहन। सिस्टर प्लेनेट ऑफ अर्थ कहा जाता है। इसका रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम क्या होता है? तो अगर मैं बात करूंगा इसकी रेवोल्यूशन टाइम की, तो ये कितना होता है? ये होता है 224 दिन। और रोटेशन टाइम की अगर हम बात करेंगे तो ये होता है इसका 243 दिन। ये कितना होता है? ये होता है इसका 243 दिन। ठीक है ना? ये कितना होता है इसका? 243 दिन होता है। ओके, ये रोटेशन और रेवोल्यूशन टाइम है। ओके, महेश जी का कमेंट आ रहा है सर हॉटेस्ट तो मरकरी को होना चाहिए, बट ये क्यों होता है? क्योंकि अब आप इसके कारण को 4 से 5 बार पढ़ चुके हो, और फिर भी अगर आपको कारण समझ नहीं आ रहा तो इसमें मैं क्या कर सकता हूं भाई? जब मैंने आपको ग्लोबल वार्मिंग वगैरह के बारे में बताया था तो मैंने बताया था यहां पे कि 2 प्रकार के रेडिएशन होते हैं। यहां पे सनलाइट आ रही है, दैट इज कॉल्ड सोलर रेडिएशन। यहां से वापस जाएगी, यहां से वापस जाएगी, इसको क्या कहा जाएगा? टेरेस्ट्रियल रेडिएशन। अब मानकर चलो कोई प्लेनेट ऐसा है जिसका एटमॉस्फेयर है और उस पर ये गैसेज हैं यहां पर ऐसे, तो अब ये गैसें क्या करेंगी? सोलर रेडिएशन को तो होने देंगी बट टेरेस्ट्रियल रेडिएशन को कम कर देंगी। तो फिर इसका टेम्परेचर कैसा होगा? बढ़ेगा। ये वाली बात ऑलरेडी समझा चुका हूं मैं। और एक प्लेनेट ऐसा है जिस पर सनलाइट दिन में तो आ रहा है लगातार और रात को वापस जा रहा है, क्योंकि इसका एटमॉस्फेयर ही नहीं है। एटमॉस्फेयर ही नहीं है तो इसका मतलब यहां पे दिन कैसे होंगे? दिन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा होगा और नाइट का टेम्परेचर कहां होगा? ये माइनस में होगा। तो आप यूं कह सकते हो कि अगर मरकरी का अपना टेम्परेचर, अगर मरकरी का अपना एटमॉस्फेयर होता तो उम्मीद है कि मरकरी का अपना एटमॉस्फेयर होने पर क्या होता? अगर मरकरी का अपना एटमॉस्फेयर होता तो मरकरी का सबसे ज्यादा तापमान होता। हाँ भाई, क्लियर है यहां तक? चलो सर, अब वीनस जो है इसको और किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर होगा, वीनस की अगर हम बात करेंगे तो वीनस को और क्या कहा जाता है? वीनस को कहा जाता है, और एक कहा जाता है इसको मॉर्निंग स्टार, और एक कहा जाता है इसको इवनिंग स्टार। हिंदी में बोलोगे आप इसको मॉर्निंग स्टार यानी कि सुबह का तारा, इवनिंग स्टार यानी सांझ का तारा। सुबह का तारा और सांझ का तारा। ओके, ये पूरा हो गया। चलो, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो अगला जो पॉइंट आ जाएगा इसमें वो होगा, देखो अर्थ के बारे में पढ़ना नहीं है क्योंकि आगे सभी चैप्टर अर्थ के हैं और अर्थ के बारे में पढ़ भी चुके हो आप। मार्स के बारे में समझ लो। मार्स की अगर हम बात करेंगे तो मार्स में सबसे पहला पॉइंट क्या होगा? इसको कहा जाता है रेड प्लेनेट। इसको कहा जाता है रेड प्लेनेट, या हिंदी में कहा जाता है इसको रेड प्लेनेट या लाल ग्रह कहा जाता है इसको हिंदी में। ठीक है ना? इसे क्या कहा जाता है? रेड प्लेनेट या लाल ग्रह कहा जाता है। ओके, चलो, क्यों कहा जाता है? क्योंकि इस वाले प्लेनेट पर क्या है? तो आपका आंसर होगा यहां पर है आयरन ऑक्साइड। यहां क्या पाई जाती है? तो आपका आंसर होगा यहां पाई जाती है आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड की मात्रा पाई जाने के कारण इसको क्या कहा जाता है? इसको कहा जाता है रेड प्लेनेट। आगे अगर हम बात करेंगे मार्स के बारे में तो ध्यान से सुनना, मार्स जो है इस पे के बारे में अगर हम आगे बात करेंगे
तो मार्स पे और क्या खास बात है सर? मार्स पे खास बात यह है कि इसका रोटेशन टाइम कितना है, तो आपका आंसर होगा जो इसका रोटेशन टाइम है ये है लगभग 24 आवर्स। इसका रोटेशन टाइम जो है ये 24 आवर्स है। और इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना है, तो आपका आंसर होगा ये है 687 दिन। ये है 687 दिन। ठीक है ना? चलो, इसके बाद फिर नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इस पर मार्स पर क्या है, एक माउंटेन है। ठीक है ना? माउंटेन का नाम क्या है? निक्स ओलंपिया। निक्स ओलंपिया माउंटेन, निक्स ओलंपिया पर्वत। निक्स ओलंपिया पर्वत, इसकी अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है हाईएस्ट। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है हाईएस्ट माउंटेन ऑफ, हाईएस्ट माउंटेन ऑफ यूनिवर्स। ये ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है। ठीक है ना? ये क्या है? ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत है। आगे अगर हम बात करेंगे जो मार्स है इसके सैटेलाइट हैं, तो आपका आंसर होगा इसके सैटेलाइट है। एक का तो नाम है फोबोस, दूसरे का नाम है डीमोस। डीमोस की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है? डीमोस स्मॉलेस्ट। ये क्या है? स्मॉलेस्ट सैटेलाइट है। ये इसका सबसे छोटा उपग्रह है। ठीक है ना? और आपको पता ही है कि इस पर कौन सा उपग्रह छोड़ा गया था? मार्स ऑर्बिटर मिशन। मार्स ऑर्बिटर मिशन, जिसको किस नाम से जाना जाता है? मंगल अभियान। किस नाम से जाना जाता है इसको? मंगल अभियान के नाम से जाना जाता है। ये किसका था, तो आपका आंसर होगा ये था इंडिया का। नोट करो जल्दी से। हाँ जी, हो गया। माउंट एवरेस्ट से भी ये क्या नाम है, 2 से 3 गुना ज्यादा ऊंचा है। एक और पॉइंट इसी में नया लिखो, जो लास्ट पीसीएस के एग्जाम में पूछा गया है कि किस अरेबियन कंट्री ने यहां पे अपना मिशन भेजा है, तो आपका आंसर क्या होगा? यूएई। यूएई कंट्री जो है, यूनाइटेड अरब अमीरात जो है, यूएई ने 2020 में, यूएई ने 2020 में अपना मिशन भेजा है इसमें।
अपना मिशन भेजा है। आगे इसी में लिखोगे आप कि जो मार्स है, मार्स पर और क्या होता है, मार्स जो है इस पर होता है सीजनल चेंज। मार्स पर क्या होता है, सीजनल चेंज होता है, यानी कि जो मंगल ग्रह है, मंगल ग्रह की अगर हम बात करेंगे तो इस पर क्या होता है, ऋतु परिवर्तन होता है। और यहीं पर क्या है, पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ। यहां पर क्या है, तो आपका आंसर होगा यहां पर है पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, यानी कि यहां पर है जीवन की संभावना। पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ, जीवन की संभावना। पॉसिबिलिटी ऑफ लाइफ है यहां पे, यानी कि जीवन की संभावना है। ठीक है, अर्थ के बारे में नहीं बताया। अभी कहां चला गया था, जब 2 मिनट पहले मैं बोल रहा था अर्थ के बारे में, और कहा भी था मैंने कि आगे पूरे के पूरे चैप्टर अर्थ के बारे में पढ़ चुके हो, और पृथ्वी पर रात और दिन के बारे में पूरा चैप्टर है एक, तो यहां पे उसको डिस्कस करने की क्या जरूरत है। थोड़ा सा माइंड को कंसंट्रेट रखा करो क्लास में, या अपनी अपनी चीजें ध्यान रहती हैं। नेक्स्ट हेडिंग डालो जुपिटर। जुपिटर यानी कि बृहस्पति। जुपिटर की अगर हम बात करेंगे तो ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है लार्जेस्ट प्लेनेट। लार्जेस्ट प्लेनेट ऑफ सोलर सिस्टम। ये क्या है, तो आपका आंसर होगा ये है सौरमंडल का, ये है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। जुपिटर जो है ये सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। ओके, नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे तो इसके और मंगल के बीच में क्या है, एस्टेरॉइड बेल्ट है। एस्टेरॉइड बेल्ट, एस्टेरॉइड बेल्ट फाउंड, एस्टेरॉइड बेल्ट फाउंड बिटवीन, फाउंड बिटवीन मार्स एंड, एस्टेरॉइड बेल्ट फाउंड बिटवीन मार्स एंड जुपिटर, यानी हिंदी में कहा जाएगा इसको बृहस्पति और मंगल, बृहस्पति और मंगल के मध्य क्षुद्र ग्रह पेटी है। इन दोनों के बीच में क्या है, क्षुद्र ग्रह पेटी स्थित है। नेक्स्ट अगर हम बात करेंगे जुपिटर की, तो इसका कलर कैसा है, ये है लाइट येलो कलर का दिखाई देता है, ये हल्का पीला दिखाई देता है। और आगे अगर हम बात करेंगे तो इस पे रिंग कौन से पाए जाते हैं, तो आपका आंसर होगा इस पर सिलिकेट के बने हुए सिलिकेट रिंग पाए जाते हैं। इसके सराउंडिंग में क्या पाए जाते हैं, सिलिकेट के बने हुए रिंग पाए जाते हैं। ठीक है ना, चलो। अगर आपसे पूछा जाता है इसका रेवोल्यूशन टाइम कितना है, तो इसका जो रेवोल्यूशन टाइम है वो है 11.86 ईयर, 11.86 वर्ष है इसका रेवोल्यूशन टाइम। और अगर रोटेशन टाइम पूछा जाता है तो आपका आंसर होगा जो रोटेशन टाइम है, रोटेशन टाइम की अगर हम बात करेंगे तो ये है 9 आवर्स, 9 घंटे। नोट करो इतने पॉइंट, इतने पॉइंट नोट करो जल्दी से। और आज थोड़ा सा इमरजेंसी है, मैं क्लास जल्दी छोड़ रहा हूँ। ओके, बाकी हम इसको कंटिन्यू रखेंगे। बचा ही कितना इसमें, 27 को आपका इंडियन ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा, 1 से 1.5 महीने में इंडियन ज्योग्राफी फिनिश करा देंगे। ठीक है, 27 को इंडियन ज्योग्राफी शुरू करा देंगे इसमें।
ओके, चलो यहां तक मैंने इतना करा दिया, इसको कंप्लीट करो, बाकी कल करते हैं।